लकड़ी के बक्सों में औरतों के पुराने लिबास भी थे। मुझे यही सवाल परेशान कर रहा था कि इस खैमे में जो लोग रहते हैं वो कहाँ चले गए हैं। खैमे के बाहर लालटेन गालिबन इसलिए रोशन कर दी गई थी कि ये दूर से नजर आ जाए और जो लोग इस खैमे में रहते हैं वो सहरा में रास्ता ना भूल जाएं। मैं खैमे के बाहर रेत पर बैठ गया। कुछ फासले पर गधा खामोश बैठा था। लालटेन की रोशनी में मुझे उसका बड़ा सा सर साफ नजर आ रहा था। अचानक गधे ने अपना सर ऊपर उठाकर एक तरफ घुमाया। उसने यकीनी तौर पर फजा में किसी इंसान की बू पाली थी। मैंने राइफल अपने हाथ में ले ली और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे अंधेरे में कुछ नजर न आया, लेकिन गधे का चौकस होना बेमकसद नहीं था। मैं झुके झुके एक तरफ को दौड़ा और खैमे से कुछ फासले पर रेत की एक ढेरी के पीछे छुप कर लेट गया। मेरी आंखें उस तरफ लगी थी जिधर गधा दिख रहा था। गधा उठकर खड़ा हुआ। उसने मुंह ऊपर उठाकर जोर से आवाज निकाली और फिर दौड़ पड़ा। दूर शुमाल की जानिब सहराई रेत की फीकी तारीकी में 2 ऊंटों के हयूले उभरे। मैंने राइफल में मैगजीन भर लिया। उसका सेफ्टी कैच चढ़ाकर मैंने नाली का रुख ऊंटों की तरफ कर दिया। दोनों ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चलते खैमे की तरफ ही आ रहे थे। मेरी नजरें उन पर गड़ी थी। ऊंट करीब आ गए। अगले ऊंट पर 2 इंसान सवार थे और पिछले ऊंट पर एक आदमी बैठा था। दोनों ऊंटों को खैमे के दरवाजे के करीब लाकर बिठा दिया गया। फिर ये तीनों आदमी नीचे उतर आए। लालटेन की धीमी रोशनी में मैंने देखा कि उनमें एक औरत थी जिसके हाथ पीछे बंधे थे और उसके मुंह पर भी स्याह कपड़ा बंधा हुआ था। ये डाकू हैं और इस औरत को कहीं से अगवा करके लाए हैं। वो औरत को खींचते हुए खैमे के अंदर ले गई। खैमे का पर्दा उन्होंने नीचे गिरा दिया। खैमे के अंदर से मुझे उनकी बातें करने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। एक बार एक आदमी ने तेजी से कहा, जाबिर तुम्हें गोली मार देगा, ये उसकी अमानत है। ये जुमला इब्रानी जबान में बोला गया था। मैं घात लगाए रेत की ढेरी के पीछे खामोश लेटा था। उसके बाद किसी की आवाज न आई। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि दोनों आदमी अपने लंबे जुब्बे लहराते खैमे का पर्दा उठाकर आस्तीनों से मुंह पोंछते बाहर निकले। शायद उन्होंने मटके में से सैर होकर पानी पिया था। उन्होंने कोई बात न की। दोनों खामोशी से अपने अपने ऊंटों पर जाकर बैठ गए। ऊंट अपने पांव पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने सहरा में उसी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से वो आए थे। गधा अपनी जगह पर दोबारा बैठ गया। जब दोनों ऊंट सवार अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैं उठकर खैमे की तरफ बढ़ा। 2 कदम चलकर रुक गया। सोचा न जाने ये औरत कौन है, कहीं मैं किसी मुश्किल में न फंस जाऊं। लेकिन उस वक्त वो औरत खुद मुश्किल में गिरफ्तार थी और ये लोग उसे कहीं से अगवा करके लाए थे। उस वक्त उसे मेरी मदद की जरूरत थी और ये भी मुमकिन था कि उस औरत की वजह से मुझे उस इलाके और खास तौर पर यरूशलेम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। मैं पर्दा उठाकर खैमे के अंदर दाखिल हो गया। पर्दा गिरने की वजह से खैमे के अंदर अंधेरा था। मैंने खैमे के दरवाजे से पर्दा ऊपर उठा दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी अंदर आई तो मैंने देखा कि वही औरत जिसका मुंह स्याह पट्टी से बंधा था, खैमे के बीच वाले बांस के साथ रस्सी से बंधी सर झुकाए बैठी थी। मुझे दाखिल होते देखकर वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ तकने लगी। मैंने उसके मुंह से पट्टी खोल दी। वो इब्रानी जबान में गिड़गिड़ा कर बोली, भाई मेरी इज्जत मेरे खामद की अमानत है। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे कांधे से लटकी हुई राइफल देखकर वो कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। मैंने उसके हाथों की रस्सी खोल दी। वो अपनी कलाइयों को सहलाते हुए मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रही थी। मैंने उसे मटके में से पानी निकाल कर पिलाया। वो अभी तक घबराई हुई थी। मैंने कहा, बहन मुझे अपना भाई समझो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। उस औरत की उम्र 30-32 बरस के दरमियान लगती थी। रंग यहूदी औरतों की तरह था। आंखें स्याह और बाल भी स्याह और लंबे थे। चमकती आंखों में एक मासूम और पाकीज़ा चमक थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसे अपनी आंखों से लगाकर सिसकियां भरकर रोने लगी। मैंने उसे हौसला दिया और पूछा कि वो कौन है और ये लोग उसे क्यों अगवा करके लाए हैं। क्या ये किसी दुश्मन कबीले के लोग हैं? उस औरत ने भीगी हुई एहसानमंद नजरों से मुझे देखा और बताया कि वो रिखाश की बीवी है। हमारा अंगूरों और अंजीरों का बाग है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दराना बस्ती में हमारा घर है। मेरा खावत कारोबार के सिलसिले में जेरिको गया हुआ है। आज रात मैं खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी कि 5 डाकू दीवार कूद कर हमारी हवेली में आ गए। उन्होंने हमारे नौकर और कनीज को एक कोठरी में बंद कर दिया। हमारा सामान लूटा और मुझे अगवा करके ले गए। आधे रास्ते में आकर 3 डाकू किसी दूसरे कस्बे में डाका डालने चले गए और मुझे इन डाकुओं के साथ इस वीरान जगह की तरफ रवाना कर दिया। तुम्हें अब मूसा की कसम मेरे भाई, मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर पहुंचा दो। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि जेरिको यहाँ से कितनी दूर है। उस औरत ने अपना नाम खाजली बताया था। कहने लगी, हमारी बस्ती से जेरिको शहर के लोग ऊंटों पर बैठकर जाते हैं। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, डाकू आ गए तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। मैंने राइफल पर हाथ रख कर कहा, मेरे पास ये राइफल मौजूद है, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन 15-20 किलोमीटर का सहराई रास्ता हम पैदल किस तरह तय कर सकते हैं? हमें सवारी की जरूरत होगी। खाजली परेशान होकर कहने लगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऊंट नहीं है? तुम यहाँ किस पर सवार होकर आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम फौज में हो?
मैंने उसे कहा कि मेरा नाम अल-शिकोल है और मैं फौज में नहीं हूँ। अपने एक दोस्त के साथ शिकार करने सहरा में निकला था कि हम रास्ता भूलकर एक दूसरे से बिछड़ गए। जहाँ खेमे के बाहर जलती हुई लालटेन देखकर इतरा गया। यूं तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने उन दोनों डाकुओं को तुम्हें यहाँ बंद करते देख लिया था। जब वो चले गए तो मैं इसी नीयत से अंदर आया कि तुम्हें उन बेरहम सफाक इंसानों से निजात दिलाऊं। खाजिली ने खेमे से बाहर झांक कर देखा। मैं खेमे के अंदर कंबल पर बैठा था। वो मेरे पास आकर कंबल पर बैठ गई और बोली, भाई अल-शिकोल, हमें जहाज से सुबह होने से पहले पहले निकल जाना चाहिए। दिन चढ़ते ही सारे डाकू जहां आ जाएंगे। उनके पास भी बंदूकें हैं, फिर हमारा जहां से फरार होना मुश्किल है। मैंने उसे कहा कि सवारी के बगैर सहरा में निकलना मौत को आवाज देकर बुलाने के मुतरादिफ है। वो बोली, हम बाहर जो गधा बैठा है उस पर सवार होकर चलते हैं। अभी जब बात उसके मुंह में ही थी कि हमें किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनाई थी। खाजिरी ने घबरा कर कहा, वो लोग आ गए हैं, अब क्या होगा। मैं तेजी से उठकर खेमे से बाहर आ गया। दूर एक ऊंट आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं खाजिली को खींचकर अंदर ले गया और कहा, तुम इस जगह कंबल पर लेट जाओ, खबरदार उठना मत, क्योंकि अभी गोलियां चलेंगी। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। दौड़कर सामने चंद कदमों के फासले पर रेत की ढेरी के पीछे पेट के बल लेट गया और राइफल का रुख आने वाले ऊंट की तरफ कर दिया। सितारों की धीमी रोशनी में ऊंट करीब आया तो मैंने देखा कि उस पर एक आदमी सवार है। खेमे के बाहर आकर ऊंट बैठ गया और वो आदमी ऊंट पर से नीचे उतर आया। अब मुझे उसके कांधे से लटकी बंदूक नजर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने खेमे से निकलकर सख्त हिमाकत की है। अगर उस डाकू ने खेमे में लेटी हुई औरत खाजिरी को यरगमाल बना लिया तो ये उसे लेकर बड़ी आसानी से फरार हो जाएगा और मैं उस पर गोली न चला सकूंगा। लालटेन की रोशनी में मैंने उसे पहचान लिया। ये पहले भी अपने साथी के हमरा यहाँ आया था। शायद उसे खेमे में एक तन्हा जवान औरत की मौजूदगी का गुनाह आलूद एहसास वापस खींच लाया था। मुझे उस पर फौरन हमला कर देना चाहिए था। अगर ये एक बार खेमे के अंदर चला गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये डाकू ऊंट से उतरकर अपने जुब्बे को ठीक कर रहा था और बंदूक अभी तक उसके कांधे पर पीछे लटकी हुई थी। मैंने एक हवाई फायर किया और छलांग लगाकर उस डाकू के सामने आ गया। मेरी राइफल की नाली का रुख उसके सीने की तरफ था। मैंने कड़क कर इब्रानी जबान में कहा, एक हाथ ऊपर उठा लो और दूसरे हाथ से बंदूक मेरी तरफ फेंक दो। वो डाकू हक्का बक्का सा होकर मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कड़क कर अपना जुमला दोहराया और राइफल की नाली जरा आगे की तो उसने एक हाथ ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से कांधे पर लटकी हुई बंदूक नीचे फेंक दी। मैंने उसे 2 कदम पीछे हटने का हुक्म दिया और पीछे हट गया। मैंने खाजिली को आवाज दी, बाहर आकर ये बंदूक उठा लो। खाजिली खेमे से निकलकर बाहर आई और जब ये मंजर देखा कि डाकू ने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं तो लपक कर उसने रेत पर पड़ी बंदूक उठा ली। मेरे इशारे पर खेमे के अंदर चली गई। डाकू ने करख्त लहजे में मुझसे कहा, तुम जाबिर को नहीं जानते, वो हमारा सरदार है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने डाकू से कहा, बैठ जाओ और दोनों बाजू अपनी गर्दन के पीछे कर लो। उसने ऐसा ही किया। मैंने खाजिली को बताया और कहा कि जिस रस्सी से इन्होंने तुम्हें बांधा था वो लाओ और इस डाकू के हाथ पीछे कसकर बांध दो। खाजिली फौरन रस्सी अंदर से लाई और जमीन पर बैठे हुए डाकू के दोनों हाथ पीछे बांध दिए। अब मैंने राइफल खाजिली को दी और डाकू को खींचता हुआ खेमे के अंदर ले गया। मैंने उसके मुंह पर स्याह पट्टी बांधी, उसे खेमे के दरमियानी बांस के साथ बिठाया और उसके दोनों पांव भी कपड़े से बांध दिए। फिर मैं तेजी से खेमे से निकल आया और खाजिली से कहा, इस ऊंट पर बैठो, अब हम तुम्हारी बस्ती की तरफ सफर करते हैं। खाजिली ऊंट पर आगे बैठी और मैं उसके पीछे। ऊंट अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और खाजिली की हिदायत के मुताबिक मैंने ऊंट को उनकी बस्ती के रुख पर डाल दिया। सुबह होने से पहले पहले हम खाजिली की बस्ती में दाखिल हो गए। वो हवेली में पहुंची तो नौकर और कनीज उसे देखकर खुशी से दीवाने हो गए। खाजिली अपने घर में आकर भी घबराई घबराई सी थी। उसे हर लम्हे यही धड़का लगा था कि वो डाकू दोबारा उसके घर में आ जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और कनीज के साथ उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और खुद हवेली का दरवाजा बंद करके सामने वाले बरामदे में बिछे हुए लकड़ी के तख्त पर लेट गया। राइफल मेरे पास थी। खाजिली का नौकर भी बरामदे के फर्श पर इधर उधर चलकर पहरा दे रहा था। उसकी ये ड्यूटी मैंने लगाई थी। तख्त पर लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। जब सोकर उठा तो दिन निकला हुआ था। हवेली के सहन में सफेद धूप रोशन थी। नौकर गायब था। इतने में खाजिली अपनी कनीज के साथ मेरी तरफ आती नजर आई। अगरचे उसने नहा धोकर कपड़े तब्दील कर लिए थे, लेकिन चेहरे पर तरद्दुद और फिक्रमंदी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। वो मेरे लिए दूध, अंगूरों का रस और रोटी लाई। मैंने सैर होकर नाश्ता किया। मुझे उसकी अशद जरूरत थी। वो बार बार डाकुओं का जिक्र कर रही थी। अल-शिकोल इस इलाके के डाकू बदला लेना कभी नहीं भूलते। वो जरूर आएंगे, तुम यहाँ से मत जाना। मेरा खामद शायद आज शाम तक वापस आ जाए। मैंने उसे तसल्ली दी कि जैसे वो कहती है वैसे ही होगा। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा खामद नहीं आ जाता मैं यही हूँ। नौकर कहवा ले आया। हमने इकट्ठे कहवा पिया।
तेरे खाजिली कहने लगी, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, मैं तुम्हें नए कपड़े देती हूँ। उसने नौकर से कहा वो मुझे गुसल खाना दिखा दे। मैं भी यही चाहता था। मैंने गुसल खाने में जाकर मल मल कर गुसल किया। वहाँ पड़ी हुई छोटी कैंची से अपनी मूंछों को होंठों के ऊपर से थोड़ा थोड़ा कतरा। नए कपड़े पहने, इब्रानी देहातियों जैसा लिबास था। एक लंबे नीले रंग का कुर्ता, जूता भी दूसरा पहना, सर पर किसाबा पहन लिया ताकि मैं पूरा यहूदी नजर आऊं। खाजिली ने उस ऊंट को अपने नौकर की मदद से सहरा में दूर ले जाकर छोड़ दिया था, जिस पर बैठकर हम वहां पहुंचे थे। मेरे पास इजरायली फौजियों की जेबों से निकाले हुए 70 के करीब डॉलर मौजूद थे। मैंने बातों ही बातों में खाजिली से जेरिको के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। ये भी पता कर लिया था कि जेरिको से यरूशलेम को बसें भी जाती हैं। मैं उसी वक्त खाजिली के घर से जेरिको की तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन खाजिली के इसरार पर उसके खामद के आने तक मजबूरन रुक गया। खाजिली को ख्वाफ था कि डाकू उसे अकेला पाकर फिर उसे उठाकर ले जाएंगे। दोपहर को मैं खाना खाकर सो गया और शाम तक सोया रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी तकदीर में आगे क्या लिखा है। बज़ाहिर तो मुझे खाजिली के हाथ से ही एक ऊंट पर सवार होकर फौरन नौकर के साथ जेरिको की तरफ रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं भेस बदल कर दुश्मन के इलाके में घूम रहा था और मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता था। दिल खाजिली की हवेली में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन इखलाकी तौर पर वहां रुकने पर मजबूर था। अब ये दुआ करने लगा कि उसका खावद रिखाश शाम तक वापस आ जाए। वो शाम को तो ना आया, लेकिन जब रात का पहला पहर गुजर चुका तो उसका ऊंट हवेली के बाहर आकर रुका। ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनकर खाजिली हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ी। नौकर ने पहले ही दरवाजा खोल दिया। हवेली के सहन में केरोसिन ऑयल का बड़ा लैंप रोशन था। मैंने एक ऊंचे लंबे जरा आगे को झुके हुए यहूदी को अंदर दाखिल होते देखा। उसने यहूदी जमींदारों जैसा कीमती लिबास पहन रखा था। उसकी दाढ़ी रेतालूद थी। रुमाल से दाढ़ी को झाड़ते हुए उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। इतने में उसकी बीवी खाजिली रोते हुए उससे लिपट गई और सारी दर्दंगेज रुईदात सुना दी। रिखाश ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और मेरा शुक्रिया अदा किया। जाने क्यों उसकी आंखों में मुझे एक ऐसी चमक दिखाई दी जो मैं नहीं देखना चाहता था और जिसने मुझे एकदम से चौकन्ना कर दिया। रात का खाना रिखाश ने मेरे साथ खाया। उसने सरसरी तौर पर मेरे बारे में पूछा। मैंने वही बयान दोहरा दिया कि जेरूशलेम में फर्नीचर का कारोबार करता हूँ। एक दोस्त के साथ सहरा में हिरन का शिकार खेलने निकला था कि आंधी में एक दूसरे से बिछड़ गए। रिखाश ने मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल न किया। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने उसकी बीवी की इज्जत बचाई। मैं रात को ही वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन रिखाश ने ये कहकर मुझे रोक लिया कि सुबह वो अपने ऊंट पर नौकर के साथ मुझे रवाना कर देगा। ये मेरा नौकर तुम्हें खुद जेरिको छोड़ आएगा। रात को उसके रास्ता भूल जाने का खतरा है। मुंह अंधेरे चलोगे तो दिन निकलने से पहले पहुंच जाओगे। न जाने क्यों अब वहां मेरा दिल नहीं लगता था। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे कह रही थी कि यहाँ से भाग चलो, लेकिन रिखाश की पुरखुलूस बातें और उसके इखलाक की वजह से मैं इनकार न कर सका और रात की रात ठहर गया। मेरा बिस्तर बरामदे में लगा दिया गया था। आधी रात तक मैं जागता रहा, करवटें बदलता रहा। कई बार ख्याल आया कि उठकर हवेली से निकल जाऊं, मगर उसे कुछ बदइखलाकी समझ कर लेटा रहा। फिर न जाने किस वक्त मुझे अपने आप नींद आ गई। कोई मुझे कांधे से हिला रहा था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। रिखाश का नौकर मुझ पर झुका हुआ था। सफर की तैयारी कर लें आका। मैं जल्दी से उठ बैठा, नहा धोकर कपड़े पहने। मेरी राइफल रिखाश ने मुझसे ये कहकर मांग ली थी कि उसे उसकी जरूरत होगी। क्या मालूम डाकू कब उसकी हवेली पर धावा बोल दें। ये राइफल इसराइली फौजी की थी और उस पर रेजिमेंट का नंबर लिखा हुआ था, लेकिन रिखाश एक देहाती आदमी था। मैंने यही ख्याल किया कि वो उसे कहाँ पहचान सकेगा। मैंने उसे राइफल के बारे में यही बताया कि मैंने एक रिटायर्ड फौजी से यरूशलेम में खरीदी थी। मुझे अब राइफल की जरूरत भी नहीं थी, बल्कि वो उल्टा मुझे जेरिको में पकड़वा सकती थी। चुनाचे मैंने खुशी से राइफल रिखाश को पेश कर दी। जब मैं उसके नौकर के साथ सफर पर रवाना होने लगा तो उसने बंद लिफाफा नौकर को दिया और कहा, जेरिको में मेरे भाई गिदान को दे देना। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अलशिकोल, जेरिको में मेरे भाई के हाँ ही कयाम करना। तुम्हारी मेजबानी हमारे खानदान का फर्ज है। तुमने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है। मैंने अपने भाई को सब कुछ खत में लिख दिया है। वो खुद तुम्हें यरूशलेम जाने वाली बस में सवार करवा देगा। मैंने रिखाश का शुक्रिया अदा किया। हवेली के बाहर तक खाजिली भी अपने खामद के साथ मुझे छोड़ने आए। मैं ऊंट की पिछली सीट पर और नौकर अगली सीट पर बैठ गया और हम अपने सफर पर रवाना हो गए। रिखाश के नौकर के साथ मैं जेरिको के सफर पर रवाना जरूर हो गया था, लेकिन तबीयत कुछ बेचैन सी थी। इस बेचैनी की कोई वाज़ेह वजह मेरे पास नहीं थी। दिल में खामखा के वसवसे पैदा होने लगे थे। मैंने अपनी उसी नफ्सियाती कश्मकश पर गौर किया तो मुझे उसी के पस मंजर में खाजिली की खावद रिखाश की दिल में उतरती हुई तेज आंखें नजर आईं। उसने जब पहली बार मुझे घूर कर देखा था तो मुझे उन आंखों में कई सवाल तैरते नजर आए थे। कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। फिर ख्याल आया कि ये शहर से दूर दराज एक गांव में रहने वाला जमींदार है। उसे तिल अबीब की सियासी सरगर्मियों और इंटेलिजेंस के झमेलों से क्या सरोकार हो सकता है।
और फिर उसके बाद रिखाश की तरफ से मुझ पर किसी किस्म के शुबे का इजहार नहीं किया गया था। हो सकता है ये मेरा वहम हो और अपने बारे में ज्यादा मोहतात रहने का नतीजा हो। हमारा सफर जारी था। रात के पिछले पहर में सहरा का धुंधला हुस्न बेनजीर था। रिखाश के नौकर से मैंने उसका नाम नहीं पूछा था, उसकी जरूरत नहीं थी। वो ऊंट गांव की तंग सी गलियों से निकलकर अंगूर और अंजीर के बागात वाली कच्ची दीवार के करीब से होता हुआ सहरा की लामहदूद वुसअतों में दाखिल हो गया।